बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। तमिलनाडु की सीएम जयललिता को बेंगलुरु की कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। आज ही विशेष अदालत ने जयललिता को सभी आरोपों में दोषी करार दिया। तमिलनाडु की सीएम जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो आरोप थे, उन सभी आरोपों में उन्हें दोषी करार दिया गया था। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से, केजे श्रीवास्तव। 4 साल की सजा सुनाई गई है जयललिता को। जी बिल्कुल, देखिए बेंगलोर की अदालत ने काफी सोच समझने के बाद ये फैसला दिया, क्योंकि उन्हें दोषी तो पहले ही करीब 3-2.5 घंटे पहले ही ठहरा दिया गया था। केवल क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का ऐलान किया जाना था और उसके तहत उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है। इसका मतलब कि उन्हें तत्काल हिरासत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो बेंगलोर जहां पर ये कोर्ट चल रहा है वहीं पर ही सेंट्रल जेल है, उन्हें रात को बेंगलोर के सेंट्रल जेल में ही अब रखा जाएगा। तो इसका सीधा मतलब ये है कि उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक है। 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अब वो। जी देखिए, जनप्रतिनिधि कानून जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया, उसमें साफ कहा है कि 2 साल से यदि ज्यादा की सजा होती है या सजा जैसे ही अदालत सुना देती है, उसके तत्काल बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, यानी वे अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं विधायक पद के। सजा 4 साल की मिली है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उन्हें अब जेल में रहना पड़ेगा और मुख्यमंत्री पद तत्काल छोड़ना पड़ेगा। और जो जिस कार में वे बैठ के आई थी, जब अदालत में बैठ के आई थी तो बतौर मुख्यमंत्री आई थी, उनके कार के आगे से जो अशोक स्तंभ है, जो तिरंगा झंडा लगा रहता है, जो मुख्यमंत्री को मिलता है, उसे भी सजा मिलने के साथ ही तत्काल हटा लिया गया था। और अब रोशैया जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, उन्होंने पूरे राज्य की कानून व्यवस्था की जो हालत है वो उन्होंने अपने हाथ में ले ली और अधिकारियों से वे बातचीत कर पूरे मामले की गंभीरता आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में फिलहाल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दावेदारों के नाम भी क्या सामने आ चुके हैं, क्योंकि ये पहले से ही संभावित था कि इस मामले में दोषी करार होने के बाद उन्हें सख्त सजा दी जाएगी, 4 साल की सजा। अब सीएम पद के दावेदारों को लेकर भी किस तरह के नाम आ रहे हैं सामने? जी देखिए, जब जयललिता आज सुबह अदालत आई थी तो वो पूरा होमवर्क करके आई थी, क्योंकि ये 18 साल पुराना मामला है। जयललिता ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी कि इस ये मामला जितना लंबा खींचे उतना ये खींचता जाए। सबसे पहले तमिलनाडु में केस बुक हुआ था चेन्नई में, चेन्नई से इसे सीधा बेंगलोर सुप्रीम कोर्ट में गई है। सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने बेंगलोर की अदालत में इसको ट्रांसफर करवा लिया। बेंगलोर कर्नाटक में आता है, यानी तमिलनाडु का मामला कर्नाटक की अदालत में ट्रांसफर करवा लिया गया था। उसके बाद जयललिता के वकीलों ने साफ कहा कि उन्हें सारे दस्तावेज जो चार्जशीट है उनके खिलाफ फाइल हुई है, वे उन्हें तमिल में चाहिए, अंग्रेजी या किसी दूसरी भाषा में नहीं। तो चार्जशीट को तमिल में ट्रांसलेट करने के लिए भी काफी वक्त लगा था। तो कुल मिलाकर जयललिता को खुद को इस बात का अंदाजा था कि इस मामले में कहीं न कहीं वे बुरी तरह फंस चुकी हैं और यही कारण है कि उन्होंने अब होमवर्क भी किया था। और जो दावेदार हैं उन्होंने एक कोर कमेटी का बनाई है जयललिता ने, और उस कोर कमेटी में जो उनकी सलाहकार आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। खबर ये कि जयललिता पर 100 करोड़ का जुर्माना भी लगा है। उन्हें 4 साल तक की सजा सुनाई गई है। तमिलनाडु की सीएम जयललिता को 4 साल की सजा का ऐलान हुआ है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने इस सजा का ऐलान अब से थोड़ी देर पहले किया है। और सीधे तौर पर जैसा अभी श्रीवास्तव बता रहे थे कि जब वो आई थी अदालत तो जिस तरह से सीएम के जो डेकोरम होते हैं उस गाड़ी में सवार होकर आई थी, लेकिन अब उनकी गाड़ी से वो बत्तियां हट चुकी हैं। 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी जयललिता। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। संजीव, ये ऐतिहासिक और एक महत्वपूर्ण फैसला है बेंगलुरु की विशेष अदालत का, 4 साल की सजा और साथ ही साथ 100 करोड़ का जुर्माना। देखिए, इस फैसले में वो ताकत है जो तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह से तब्दील कर सकता है। बहुत ही जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ पिछले दिनों जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त जयललिता की पार्टी AIADMK 39 में से 37 सीटें जीत कर आई थी और ऐसा दबदबा था तमिलनाडु की राजनीति में फिलहाल AIADMK का कि पूरे देश में मोदी लहर चला, लेकिन तमिलनाडु में नहीं। और कहा यही जा रहा था कि 2016 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उस वक्त भी जयललिता की पार्टी की जीत निश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दूर एक भय था जयललिता का, आज वो सच हो गया है। 18 साल पुराना ये मामला, और आज जब कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, वही चरितार्थ होता हुआ। और ये तीसरे बड़े राजनेता होंगे हमारे देश में जिनको कि इस तरह से कन्विक्शन के बाद पीछे हटना पड़ रहा है। आज उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। उसके पहले लालू प्रसाद यादव के मामले में हमने देखा था कन्विक्टेड हुए, और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला और अब जयललिता। ये 3 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कहा यही जा सकता है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में तब्दीलियां हुई हैं उसका सीधा असर है कि कन्विक्शन के बाद आप नहीं रह जाते हैं किसी भी हाउस के सदस्य। कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा फैसला, और कहा यही जा सकता है कि जयललिता के राजनीतिक करियर का यहाँ पर एक
पटाक्षेप होता दिखाई पड़ रहा है। जी। और इसी के साथ ही इस फैसले का राज्य की राजनीति और सरकार पर किस तरह का असर देख रहे हैं आप? देखिए, जहां तक सवाल राज्य की राजनीति का है तो उसमें फिलहाल डीएमके को एडवांटेज बताया जाता है, लेकिन मत भूलिए डीएमके में भी कुछ वैसे ही नेता हैं जो कि भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं। हालांकि कन्विक्शन अभी बाकी है, लेकिन जहां तक सवाल इराजा का हो, कनिमोझी का हो, और फिर जो आरोप लगे हैं हमेशा से के करुणानिधि पर, तो डीएमके को क्या इसका फायदा होगा, इसमें सीमित तरीके से ही देखा जा सकता है। संजीव, आपको मैं यहाँ पर रोकूंगी। कामिनी जायसवाल सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ रही हैं। कामिनी जी, ये एक न्याय प्रणाली का ऐतिहासिक हम समझ सकते हैं फैसला है, किस तरह से देख रही हैं आप जयललिता के इस फैसले को? 4 साल की सजा और 100 करोड़ का जुर्माना। नहीं, मुझे ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और अभी जो बहुत लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस पेंडिंग हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अब उनके चुनौती होगी, और जो जजेस उन केसेस से डील कर रहे हैं उनके ऊपर भी चुनौती होगी। एक बहुत अच्छा जाएगा, लेसन जाएगा लोगों को, और मुझे लगता है कि जनता इस बात से कम ये न्यायपालिका में उनका विश्वास और बढ़ जाएगा। जी, जैसा आप बता रहे हैं कि न्याय प्रणाली में ये एक विश्वास मजबूती का परिचायक फैसला नजर आ रहा है, लेकिन अभी हालात मौजूदा देखें तो जो नया कानून हुआ है, जैसा अभी संजीव त्रिवेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी बता रहे थे कि अगर जनता के प्रतिनिधि इस तरह के आरोपों में होते हैं तो सबसे पहले तो उनकी सदस्यता खत्म होती है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो उनका राजनीतिक करियर कब तक के लिए रुक जाता है? नहीं, अब तो 6 साल के लिए तो राजनीतिक करियर रुक ही जाएगा ना उनका। और इसके अलावा अभी उनके पास विकल्प क्या है? अपील फाइल करेंगे, पहले तो अपील फाइल करेंगे, फिर बेल फाइल करेंगे। पर जो भी हो, अगर अपील और बेल भी होगा पर इनका कन्विक्शन हो गया तो उनका राजनीतिक करियर तो 6 साल के लिए तो वो हो ही जाएगा ना, जब तक कि अपील ना डिसाइड हो जाए उनकी, और अगर उनको एक्विटल ना हो जाए। कामिनी जी, हमारे साथ संजीव त्रिवेदी वरिष्ठ सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। संजीव, आप पूछ सकते हैं कामिनी जी से सवाल। जी हाँ, बिल्कुल कामिनी जी, दरअसल ये अपने आप में एक ऐसा फैसला है जो तुरंत राजनीतिक करियर, जैसा कि आप बता रही हैं, उसके ऊपर कर्टन्स डाउन कर देता है। अब ऐसे में सवाल ये रह जाता है कि उनके पास सुपीरियर कोर्ट से किस तरह की राहत मिल सकती है और क्या ये राहत संभव है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और ओम प्रकाश चौटाला, इन दोनों के मामलों में किसी तरह की राहत नहीं मिला। बिल्कुल 4 साल की सजा है तो कम सजा नहीं है, और 100 करोड़ फाइन है। सबसे पहले तो जो कोर्ट भी सुनेगी, अगर बेल देना भी चाहेगी, फाइन तो उनको जमा ही करना चाहिए, और इमीडिएटली एकदम से तो नहीं हो जाएगी ना बेल। अगर कानून, जैसे कानून सबके लिए लागू होता है, इनके लिए भी होगा, तो अगर जब अपील फाइल होगी, अपील की सुनवाई होगी, उसमें कुछ दम पाया जाएगा, तो ज्यादातर कहते हैं कि जब तक 50% सेंटेंस हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तब बेल देते हैं। तो ये जजमेंट देखने वाली बात है कि जज इनके खिलाफ क्या एविडेंस पाया गया है, किस बेसिस पे ये फैसला दिया गया, ये सब देख के ऊपर की कोर्ट डिसाइड करेगी कि अभी बेल देना है कि नहीं देना है। जी, डिफेंस बार बार इस बात को कह रहा था कि 18 साल हो गए हैं और बहुत से विटनेसेस जो हैं उनको जिस तरह से गवाह पहले उनकी हुई थी, उसके बाद वो तरह तरह की बातें करने लगे हैं, केस बहुत कमजोर है, तो ये तमाम बातें कही गई। लेकिन जज साहब ने जो फैसला दिया, ये नहीं कह सकते ना, कोर्ट ने कह दिया कि जो कोर्ट ने डिफेंस विटनेसेस डिफेंस को सुन के ही ये फैसला दिया है। इस हमेशा जो भी डिफेंस जब किसी अक्यूज की पैरवी करता है वो तो यही कहता है कि कोई गवाही नहीं है, पर ये सब ज्यादातर गवाही तो कागजी गवाही हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, इसमें आई विटनेस का सवाल नहीं है, सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जी, तो आखिर में कहा जा सकता है कि संभावनाएं बहुत ही सीमित हो जाती हैं जयललिता के लिए। हाँ, संभावनाएं सीमित हैं, और बहुत सोच समझ के और ये जजमेंट आया होगा, ऐसे थोड़ी की जजमेंट ऐसे ही दे दिया हो, क्योंकि और डिले के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये कहना बहुत आसान है कि 18 साल हो गए हैं, पर कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इस डिले के लिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, आपसे ये भी हम समझना चाहते हैं, वो ये कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी जयललिता, तब ये पूरा मामला सामने आया था। अब तीसरी मर्तबा वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद ये इस मामले में फैसला आया। एक बड़ा, ये कह सकते हैं कि राजनीतिक टर्न है ये, सिर्फ जयललिता के लिए नहीं बल्कि AIADMK के लिए भी।
राजनीति के लिए कहिए। एक वक्त ऐसा भी आ रहा था जिसमें यह कहा जा रहा था कि देखिए जयललिता जो है वो एक कंसेंसस कैंडिडेट की तरह उभर सकती हैं और वो देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है उसके लिए प्रबल दावेदारों में से एक है। कुछ इस तरह की भी बातें हुआ करती थी लोकसभा चुनाव से पहले, और आज की तारीख में आप देखें तो वो मुख्यमंत्री के भी लायक नहीं रह गई हैं। हालांकि राजनीतिक रूप से कहा यही जा सकता है कि फिलहाल वो अपने सबसे चरम पर थी। 39 में से 37 सीटें वो जीत चुकी हैं और ऐसी स्थिति में कहा यही जा रहा था कि एक बार फिर से उनका मुख्यमंत्री चुना जाना 2016 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल तय था। लेकिन आखिरकार जिसे कहा जाता है कि लॉ ने उनको